ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बता रहा है कि कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और इसके लिए उनके पास फास्ट डेटा अवेलेबल नहीं। नया प्रोडक्ट का 30 यूनिट का एक ऑर्डर कंपनी को मिला और 30 में से 14 यूनिट्स वो लोग बना चुके, ठीक है। 14 यूनिट के लिए 40 लेबर आवर्स वो लोग को लगा और टोटल 240 लेबर आवर्स ये 14 यूनिट के लिए रिकॉर्ड हुआ है। 40 आवर्स लगा फर्स्ट यूनिट के लिए, सॉरी पहले यूनिट के लिए 40 आवर्स लगा और 240 टोटल आवर्स 14 यूनिट का हुआ है। यानी कि अगर तुम लोग यहाँ पे चेक करोगे तो 40 आवर्स पहले यूनिट का इंटू 14 करोगे तो 560 आवर्स लगना चाहिए। 560 आवर्स नहीं लगा है, 240 आवर्स ही लगा है, यानी कि लर्निंग का काम कर रहा है। अब ये लोग को यही फाइंड करना है कि लर्निंग को कौन से रेट से काम करे, 80, 90 कौन से रेट से, ठीक है, वो लोग को अभी तक पता नहीं। The company used standard absorption costing, the labor cost attributed to the center in which the unit is manufactured, and the direct material cost are as follows. Direct material 30 per unit, direct labor 6 per hour, variable overhead 0.5 per direct labor hour. Fixed overhead 6,000 per 4-week operating period. 4 week का 6,000. There are 10 direct employees working 5 days a week, 8 hours per day. Personal and other downtime allowance amount to 25% of total available time. The company uses codes for 4 weekly delivery period for the order. तो जनरली 4 वीक में डिलीवर करेंगे उसको लोग बताते हैं। तो वो लोग बोल रहे कि 10 वर्कर है, 5 डे का वर्किंग वीक है, डेली 8 आवर्स और डाउन टाइम में 25% ऑफ अवेलेबल टाइम। डाउन टाइम बोला तो वो लोग का लंच ब्रेक, टी ब्रेक, वॉशरूम जाएंगे, वो सबका ब्रेक वगैरह, तो सब मिला के 25% डाउन टाइम, ठीक है। Determine whether the assumption of 80% learning effect is reasonable one. In this case, using the standard formula y equal to ax raised to b, where y equal to cumulative average direct labor hours per unit, यानी कि average. A is average labor time per unit for the first batch, x is cumulative number of batches produced, and b is index of learning. फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपने को फॉर्मूला पहले से पता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये बोल रहा है कि मैं एक लाइन है ना ऊपर का मिस कर दिया, इस तरह से ये लिंक नहीं बैठा। जो सेकंड पैराग्राफ है ना, वो सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा है देखो कि ऑर्डर ऑफ 30 यूनिट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट हैज बीन रिसीव्ड बाय Z PLC. So far 14 units have been completed. The first unit required 40 direct labor hours and total 240 direct labor hours has been recorded for 14 units. The production manager expect an 80% learning effect for this type of work. और आगे पॉइंट नंबर 1 में बोल रहे हैं कि डिटरमाइन वेदर द अजम्पशन ऑफ 80% लर्निंग इफेक्ट इज रीजनेबल वन इन दिस केस। तो मैनेजर ने बोला कि 80% लर्निंग इफेक्ट है, तो क्वेश्चन ये पूछता है कि 80% राइट है या रॉन्ग है, ये बताओ। आया समझ में? तो यहाँ पे सम डायरेक्टली कंक्लूड नहीं कर रहा है कि 80% के हिसाब से वर्किंग पर, वो तुम लोग को पूछ रहा है कि 80% वो राइट है या रॉन्ग है, और वो जस्टिफिकेशन के साथ अपने को बता रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अपना फॉर्मूला है y इक्वल टू ax रेज टू b। वो लोग ने अपने को 14 यूनिट का टाइम दिया है, ऑर्डर 30 यूनिट का है, लेकिन अभी तक कितना यूनिट बना है, 14 ही बना है। तो 14 यूनिट का एवरेज टाइम ले लेंगे। फर्स्ट यूनिट का टाइम अपने को दिया है ना 40 आवर्स, कितना यूनिट बनाया है, 14, ठीक है। हम लोग b रखेंगे ही नहीं, b बैलेंस ही फिगर रखेंगे, ठीक है। तो अपना आंसर आ जाएगा y का जितना वैल्यू अपने को दिया है वो इक्वल टू a x, और b के जगह पे b ही रखेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अपने को b का वैल्यू मिलेगा। नॉर्मल समय अपने को y का मिलता है क्योंकि अपने को ये 3 पता रहता है। तो यहाँ पे उल्टा है, अपने को y पता है, a पता है, x पता है, b नहीं पता है, तो अपने को b का वैल्यू मिलेगा। अगर वो b का वैल्यू 0.322 आया तो 80% राइट है, और वो 152 कितना है 90 का, ठीक है, तो वो 90%।
तो बी का वैल्यू निकालो और वो बी के वैल्यू को बाद में क्रॉस वेरीफाई करो, कितना आ रहा है उतना अपना लर्निंग रेट है। समझ में आया? तो ये होगा पहले वाले का आंसर। चलो बाद में आगे का बाद में देखते हैं, पहले फर्स्ट वाले का आंसर निकालते हैं। ओके, तो डेटा क्या क्या दिया हुआ है? टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट A equal to 40 hours. Number of units manufactured X equal to 40. ठीक है। एवरेज टाइम फॉर 14 यूनिट्स Y। देखो गौरव ने दोनों को बोला कि पहले यूनिट को 40 आवर्स लगा और टोटल 240 डायरेक्ट लेबर आवर्स लगा। ये 240 Y है क्या? ये टोटल है और अपने को एवरेज चाहिए। तो 240 14 यूनिट का है तो डिवाइड करके दोनों को एवरेज मिलेगा ना। ठीक है, तो 240 डिवाइड बाय 14, 4 डिजिट तक रखो। ठीक है, तो ये दोनों का y बन रहा है। अब हम लोग को लर्निंग इंडेक्स यानी कि b फाइंड करना है। पता चला? अब फॉर्मूलाज में रख दो, y इक्वल टू ए एक्स रेज टू बी। तो 17.1429 इक्वल टू a 40 इंटू बी, सॉरी x 14 रेज टू b। b का वैल्यू अभी अपन फाइंड करेंगे तो वो b का b रखते हैं। अब ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि रेज टू b है। ठीक है, मैथ्स में याद रखो पहले दोनों को ब्रैकेट और उस पे भी रेज टू वाला जो रहेगा ना वो पहले प्रायोरिटी में आता है। पहले रेज टू, बाद में ब्रैकेट। ब्रैकेट नहीं रहेगा तो पहले मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन जो भी पहले आएगा वो कर लो, बाद में एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ये रूल अपने को फॉलो करना है। तो पहले ऑलवेज अपने को ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर भी अगर कोई रेज टू वाला है तो पहले रेज टू। ठीक है, बाद में मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, बाद में प्लस माइनस। तो ये अपन पहले मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे जब तक ये रेशो वाले का आंसर नहीं निकाले। समझ में आया? तब ये तो कर सकते हैं ना कि 40 को इस तरफ लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो 17.1429 डिवाइड बाय 40 इक्वल टू 14 रेज टू बी। ठीक है, 0.4286 इक्वल टू 14 रेज टू बी। ठीक है, अभी आगे अपन नहीं कर पाएंगे तो अभी अपने को कंपल्सरी लॉग पे जाना है। ठीक है, तो टेक लॉग, तो लॉग 0.4286 इक्वल टू लॉग 14 रेज टू बी। अब ये a रेज टू b है तो b मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो लॉग 0.4286 इक्वल टू b इंटू लॉग 14। चलो अब ये दो फटाक से फाइंड करो। तुम दो जन इसका आंसर निकालो, तुम तीन जन 14 का आंसर निकालो। जीरो पॉइंट 3679 बी इंटू लॉग 14 1461। अब ये 1.1461 यहाँ पे लेके आओ, तो b इक्वल टू माइनस 0.3679 डिवाइड बाय 1.1461। ठीक है, अब इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा क्या? इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, क्यों नहीं? बाकी सब में अपन क्या करते हैं, पहले लॉग लेते हैं बाद में आंसर का एंटी लॉग लेते हैं।
यहाँ पे एंटी लॉग लेने की जरूरत है क्या? नहीं, क्यों नहीं? तुम लोग ये देख के बोल रहे हो कि अपने को यही चाहिए था 0.322, तो आ गए, इसके लिए लेना नहीं है। लेकिन लॉजिकल अगर सोचो तो ये बी का आंसर है, लॉग बी का आंसर नहीं है। और पहले वाले केस में अपने को y का आंसर नहीं मिलता था, लॉग y का आंसर मिलता था, क्योंकि वो लॉग y था, इसके लिए एंटी लॉग लेना पड़ता था वो लॉग निकालने के लिए। यहाँ पे ये b का ही है, लॉग b का आंसर नहीं है। अगर ये लॉग b का आंसर रहता ना तो लोग का एंटी लॉग लेना पड़ता। तो ये डायरेक्ट b का ही आंसर मिला है, यहाँ पे b में लॉग है ही नहीं। समझ में आया? अब क्योंकि ये 0.322 है, 80% का 0.322 आता है, तो वी कैन से दैट assumption of 80% learning effect is correct। पता चला? मस्त था ना ये? चलो ये लिख लो, बाद में आगे नोट लिखते हैं। चलो नोट लिखो। लर्निंग इंडेक्स ऑफ 80%, लर्निंग इंडेक्स ऑफ 80% is minus 0.322। Therefore, from our calculation, it can be concluded that 80% assumption is correct for learning effect। 80% assumption is correct for learning effect। ठीक है, चलो अभी सेकंड क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है देखते हैं। Calculate the number of direct labor hours likely to be required for expected second order of 20 units। कैसे फाइंड करोगे बताओ? 20 यूनिट का एक और ऑर्डर मिल रहा है, 14 का है, तो अभी और कितने का फाइंड करोगे? डायरेक्ट 20 का निकाला तो वो 1 से 20 का देगा। 14 यूनिट तो हमने पहले ही बनाया, तो वो 6 का मिलेगा। अपने को 20 यूनिट और बनाना है, दूसरा ऑर्डर मिला है 20 यूनिट का। चौदह प्लस 20 34। बाद में क्या करेगा? 34 का टोटल माइनस 14 का टोटल, ठीक है, तो 20 का मिल जाए। वर्किंग बराबर लाइन पे जा रहे हो, लेकिन एक बहुत बड़ा गड़बड़ कर रहे हो। सम ध्यान से रीड किया रहता तो तुम लोग को ये गड़बड़ नहीं होता। सेकंड पैराग्राफ रीड करो वापस एक बार। ऑर्डर कितने का था पहला? 30 का था। अभी तक 14 बनाया है, और 14 बनाने के बाद हमने चेक किया कि लर्निंग इफेक्ट कितना है। लेकिन वो लोग ये नहीं बोल रहे कि 14 यूनिट बना के हम लोग ऑर्डर खत्म कर। ऑर्डर 30 का है, यानी कि पहला ऑर्डर पहला 30 का पूरा खत्म करेंगे, बाद में अपन 20 का नया ऑर्डर लेंगे। तो उसके लिए तुम लोग को टोटल ऑफ 50 माइनस टोटल ऑफ 30, तो तुम लोग 14 के आगे 20 नहीं लोगे, पहले 30 का पहला ऑर्डर खत्म करोगे। ठीक है, ये लोग ने 30 में से 14 बनाने के बाद में ये चेक किया, लेकिन वहां पे प्रोडक्शन बंद नहीं हुआ है 14 पे, वहां पे आगे प्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, तो 30 का पूरा बन जाने के बाद में अपन 20 का ऑर्डर प्रोडक्शन करना स्टार्ट करें, तो वो यूनिट रहेगा 31 से लेके 50 वाला यूनिट। तो अपने को 1 से 50 का टोटल टाइम माइनस 1 से 30 का टोटल टाइम, तो 31 से 50 का 20 यूनिट का टोटल टाइम मिलेगा। अब वो प्रोसेस तुम लोग को पता है, अभी होमवर्क दो वो पार्ट, समझ में आया ना?
30 का भी तुमको फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास डेटा 14 का है, 30 का नहीं है। तो पहले 1 से 50 का 50 यूनिट का एक्स पकड़ के टोटल टाइम निकालो, बाद में 30 यूनिट का एक्स पकड़ के टोटल टाइम निकालो, दोनों का डिफरेंस निकालो तो दोनों को 31 से 50 का मिले 30। चलो अभी आगे क्या बोल रहे हैं कि यूज द कॉस्ट डेटा गिवन टू प्रोड्यूस एस्टिमेट प्रोडक्ट कॉस्ट फॉर इनिशियल ऑर्डर, एग्जामिन द प्रॉब्लम विच मे बी क्रिएटेड फॉर बजटिंग बाय प्रेजेंस ऑफ लर्निंग इफेक्ट। तो पहले ऑर्डर का कॉस्ट निकालो, अब अपने पास ऑप्शन नहीं है, 30 का अपने को टाइम निकालना ही पड़ेगा क्योंकि लेबर जब तक नहीं मिलेगा अपन पूरा कॉस्ट फाइंड नहीं कर पाए। ठीक है, तो दूसरे वाले का आंसर निकाल ही लेते, वो बेटर रहेगा। तो कर लो, फाइंड कर लो, 1 to 50 का निकालो, उसमें से 1 to 30 का माइनस करो, वो 1 to 30 का अपने को थर्ड क्वेश्चन के लिए भी काम आ जाए। चलो तो क्या आंसर मिला तुम लोग को? 30 का टोटल कितना मिला? ओके, और 50 का टोटल? ओके, तो डिफरेंस 20 का मिलेगा कितना? 166। ओके, चलो अभी थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। यूज द कॉस्ट डेटा गिवन टू प्रोड्यूस एन एस्टिमेट ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट फॉर द इनिशियल ऑर्डर, examine the problem which may be created for budgeting by presence of learning effect। तो इनिशियल ऑर्डर का कॉस्ट निकालना है। इनिशियल ऑर्डर बोला तो 30 यूनिट का, 14 का बाय मिस्टेक मत निकालना, वही 30 में से 14 बनाने के बाद हमने ये चेक किया, लेकिन 14 यूनिट का ऑर्डर था ही नहीं, ऑर्डर 30 का था, पूरा 30 यूनिट का ऑर्डर अपन कंप्लीट करेंगे। कहीं पे भी ऐसा बोला नहीं है कि पहला ऑर्डर 14 बनाने के बाद कैंसिल हो गए, यानी कि अपन पूरा 30 बनाने ही वाले। आया समझ में? पूरा 30 बनाने के बाद भी अगर ये चेक करते ना तो भी अपने को आंसर 80% ही आता। बराबर है ना? 30 यूनिट का अगर ऑर्डर बनाया रहता वो लोग ने तो टोटल जो टाइम दिया रहता वो 30 यूनिट का दिया रहता, उस पर अगर ये अप्लाई करते तो सेम वे आंसर 80% ही आता। ठीक है, ओके। तो पहले 30 यूनिट के ऑर्डर का अपने को कॉस्ट निकालना है। ऊपर कॉस्ट में क्या क्या दिया है देखो, बीच में दिया हुआ है कि डायरेक्ट मटेरियल है 30 रुपया पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर है 6 पर आवर, वेरिएबल ओवरहेड है 0.5 पर डायरेक्ट लेबर आवर, फिक्स ओवरहेड है 6000 रुपया पर 4 वीक ऑपरेटिंग पीरियड, 4 वीक का 6000। ठीक है, उसके बाद में there are 10 direct employees working 5 days a week, 8 hours per day. Personal and other downtime allowance account for 25% of available time. The company usually quotes 4 weekly delivery period for the order. और उसके ऊपर का एक लाइन इंपॉर्टेंट था, वो जो डायरेक्ट मटेरियल दिया ना उसके ऊपर देखो क्या दिया है, कंपनी यूजेस स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स ओवरहेड हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, एक्चुअल नहीं लेते। ठीक है, तो एब्जॉर्ब कैसे करते हैं? तो बेस्ड ऑन पहला प्रायोरिटी बेस्ड ऑन लेबर आवर्स, दूसरा मशीन आवर्स, तीसरा परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेरिएंस और तीसरा नंबर ऑफ वेरिएंस। तो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर आवर्स अपने पास है ना, तो अपने को उसी के ऊपर एब्जॉर्ब करना है, डायरेक्ट 6000 रुपया नहीं लेना। अगर वो 6000 रुपया डायरेक्ट ले लिया तो गड़बड़ हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले टोटल लेबर आवर्स फॉर 4 वीक्स, कितने वर्कर्स है? 10 वर्कर्स, डेली कितना आवर्स काम करते? 8 आवर्स। ऐसे कितने दिन काम करते? 5 डेज इंटू 4 वीक्स अपन ले रहे। ठीक है, तो ये 4 वर्कर्स और ये 4 वीक्स, ये आएगा टोटल अवेलेबल टाइम। ठीक है, कितना आ रहा है? 1600। अब इस पे से डाउन टाइम माइनस करेंगे 25%,
400। तो आवर्स, एक्चुअल आवर्स वर्क, याद आ रहा है? ये कहीं तो हमने यूज किया था एक्चुअल आवर्स वर्क स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में 1200। ठीक है, 2 मिनट। हाँ, तो 1200 आवर्स है एक वीक का। फिक्स ओवरहेड फॉर 4 वीक्स, 4 वीक का कितना दिया है? 6000। सो फिक्स ओवरहेड पर लेबर आवर, तो 6000 डिवाइड बाय 1200 ₹5 पर आवर। अभी कॉस्ट शीट डायरेक्ट मटेरियल दोनों को पर यूनिट दिया है, कितना दिया है? 30। तो 30 इंटू 30 यूनिट्स। डायरेक्ट लेबर, तूने 30 का नंबर ऑफ आवर्स निकाला, टोटल आवर्स बताओ 30 का। 4.37। बाकी लोगों को क्या है? 401.433। बहुत डिफरेंस है तो 37 इसका 44, यानी कि ये दोनों का नियर बाय है। तेरा कितना आया? 400। तो एक आर का डिफरेंस है। आपका 443। अरे बाप रे, अच्छा 0.43। ओके, तो ये दोनों का नियर है। चलो, तो 401.4 पकड़ता हूँ, आगे का नहीं पकड़ता। इतना आवर्स इंटू रुपीज, पर आवर कितना है? 6 रुपये। 240 पॉइंट, तो 0.4 छोड़। वेरिएबल ओवरहेड क्या रेट है? 15 पर आवर। ठीक है, तो 401.4 आवर्स इंटू ₹15, 50 पैसा, 200.7। उसके बाद में फिक्स ओवरहेड 401.4 इंटू ₹5, इसको 201 कर दिया चलेगा। ये 201 लेके आया समझ में? तो मेन पॉइंट ये था, यहाँ पे बच्चों लोग का गड़बड़ हो। वो लोग ये 2 एलिमेंट बराबर ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे 5 रुपया पर आवर लेना है, वो गड़बड़ कर लेंगे। और सबने क्या किया, जानबूझ के ना एक लाइन लिखा है कि हम लोग ऑर्डर डिलीवरी के लिए 4 वीक का टाइम जनरली देते हैं। तो बच्चा बोलेगा फिक्स ओवरहेड 4 वीक का ही दिया है और डिलीवरी टाइम भी 4 वीक ही है। अरे डिलीवरी के लिए 4 वीक है, मैन्युफैक्चर के लिए 4 वीक लग रहा है, ये कहाँ बोला है? 30 आवर्स का मैन्युफैक्चरिंग टाइम, 30 यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग टाइम 4 से 1 है, जबकि 4 वीक में अपन 1200 घंटा काम करें। पता चला? तो 1200 घंटा का अगर तुमने पूरा कॉस्ट ले लिया तो गलत हो जाएगा। इसके लिए पहले तुम लोग को पर आवर का रेट निकालना पड़ेगा और वो जितना एक्चुअल आवर्स लग रहा है उसके साथ वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पता चला? क्योंकि जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनी वाले सेफ्टी तो रखेगा ही ना। अगर एकदम कट टू कट टाइम बताया, ठीक है, और उतने टाइम में अगर गुड्स नहीं बना, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया तो गला पकड़ेगा और उस पर लीगल फॉर्मेलिटीज भी आता है। कभी कभी वो डिले हुआ
तो वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, पेनल्टी चार्ज करेगा, कोर्ट में केस जाएगा वह सिचुएशन में वगैरह। 1200 में से ये ऑर्डर के लिए सिर्फ 400 घंटे ही काम कर। हाँ, 30 के ऑर्डर के लिए, बाकी का टाइम वर्कर कुछ और काम पे और प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। अभी कितने सब बाकी रहे? 6 और 7। चलो क्वेश्चन नंबर 6। A manager wants to determine the appropriate learning percentage for new type of work his company will undertake. He has obtained the unit time for initial 6 repetitions which are given below. तो 6 यूनिट का टाइम उसे नोट डाउन किया। तो पहले यूनिट को 46 मिनट लगा, दूसरे को 39, बाद में 35, 33, 32, 30। तो इससे अपने को लर्निंग का रेट निकालना है, लर्निंग परसेंटेज निकालना है। तो इसमें तो डबल वाले भी है ना, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। तो ये y वाला क्यों अप्लाई करें, शॉर्टकट ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या करो, 1 का डबल 2, 1 का डबल 2, ठीक है। तो पहले यूनिट को लगा 46, ठीक है, दूसरे को लगा 39। तो दोनों का मिला के टोटल कितना हुआ, 46 प्लस 39 डिवाइड बाय 2, वो आएगा एवरेज टाइम 42.5 डिवाइड बाय 46 करो, डिवाइड बाय 46 परसेंटेज इंटू 100 कर दोगे 92। नहीं तो कुछ गड़बड़ है। ये इज ऑब्टेन द यूनिट टाइम्स, यूनिट का ही टाइम 39 डिवाइड बाय 46 करो, 80, 85 और 33 डिवाइड बाय 39 करो, 85। तो 85% लर्निंग इफेक्ट है। डबल वाले में लर्निंग इफेक्ट दिखता है ना, बाकी के यूनिट में लर्निंग इफेक्ट नहीं दिखता। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। तो 2 और 4 को कंपेयर करके मिलेगा, 1 और 2 को कंपेयर करके मिलेगा। He has obtained unit times for initial 6 repetitions which are given below. तो ये एवरेज टाइम ही बता रहा है, जो 39 दिया है वो सेकेंड यूनिट का टाइम नहीं है, वो एवरेज टाइम ही है। तो 39 डिवाइड बाय 46 परसेंटेज किया तो आया 85, और दूसरे और चौथे में 33 डिवाइड बाय 39 परसेंटेज किया तो वो मिला लर्निंग इफेक्ट अगेन 85, यानी कि 85% लर्निंग इफेक्ट। समझा ना, नहीं समझा? पहला और दूसरा, तो वो दूसरा यानी कि डबल हुआ ना पहले से, तो उसको 39 मिनट से और पहले वाले को 46 से। तो 39 डिवाइड बाय 46 कितना परसेंट है वो, तो वो 85% है। ठीक है, बाद में चौथा और दूसरा वो डबल है ना, तो चौथे का है 33, दूसरे का है 39। तो 33 डिवाइड बाय 39 परसेंटेज 85। बाकी का तुम लोग चेक ही नहीं कर पाओगे, सिर्फ डबल वाले में लर्निंग इफेक्ट दिखता है। तो पहला दूसरा कंपेयर कर पाओगे, दूसरा चौथा कंपेयर कर पाओगे, दूसरा तीसरा या तीसरा और पांचवा ये सब कंपेयर नहीं होगा, यानी कि 3, 5, 6 का कंपेयर नहीं कर पाओ, सिर्फ 1, 2 और 4 का ही कंपेयर कर पाओ। समझा? सो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज लर्निंग परसेंटेज, तो आंसर आएगा 85। एस्टिमेट द एवरेज टाइम इफ टोटल यूनिट ऑफ 30 आर प्लांट, 30 यूनिट बनाना है
तो एवरेज टाइम बताना है। अब 30 डबल वाले सीरीज में नहीं आता है, तो लॉग वाला यूज करके और लर्निंग रेट 85% का लेना पड़ेगा। तो अपने को बी क्या कैसे फाइंड करेंगे? 80 के लिए क्या किया था? लॉग 0.8 डिवाइड बाय लॉग 2। तो 85 के लिए क्या करोगे? लॉग 0.85 डिवाइड बाय लॉग। ठीक है, वाई एवरेज टाइम मिलेगा x और a पहले यूनिट का टाइम अपने को टेबल में दे दिया है और x 30 यूनिट का फाइंड करना है। उसके बाद में आफ्टर प्रोड्यूसिंग हाउ मेनी यूनिट्स विल द कंप्लीशन टाइम लेस देन 15 पर मिनट बी अचीव्ड। तो अभी 30 का दिया है, 6वें यूनिट पे 30 मिनट लगा, तो बोले कितने यूनिट पे 15 मिनट का टाइम लगेगा? ठीक है, 6वें यूनिट पे 30 का दिया ना टेबल में, तो बोले क्यों 30 का कम होके 15 पे कौन से यूनिट पे आएगा? तो वो अपने को फाइंड करना है, बाद में देखते हैं, पहले लर्निंग परसेंटेज वाला देते हैं। जस्ट एक लाइन लिख दो, लर्निंग इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड, learning effect can be observed when quantity is doubled. Quantity is doubled. Therefore, learning rate can be calculated. Learning rate can be calculated by comparing quantities one and two and 2 and 4. Okay, so comparing 1 and 2, 2 को कितना टाइम लगा था? 33 था ना कुछ, 39 डिवाइड बाय 46, 85%. Comparing 2 and 4, 33 divided by 39, 85%. Therefore, learning effect is 85%. समझा? चलो, अभी एक बार ये पता चल गया कि लर्निंग इफेक्ट 85 है, तो बोल रहे कि टोटल टाइम, ये अपना ए का आंसर हो गया। अभी बी, टोटल टाइम, टोटल पूछा है कि एवरेज पूछा है? तो एवरेज टाइम फॉर 30 यूनिट्स, तो y इक्वल टू ए एक्स रेज टू बी। ए पहले यूनिट का टाइम, पहले यूनिट का टाइम 46 है, x 30 यूनिट, और b अपने को फाइंड करना पड़ेगा। तो b कैसे आएगा? log 0.85 डिवाइड बाय log 2। चलो फाइंड करो 0.85 का log। माइनस पे आएगा, माइनस 0.0757, और log तो पहले से ही देख लो 0.301, डिवाइड करो,
ओके, अब इसको आगे सॉल्व करना है, कर लोगे ना अभी? 20.719। हाँ, 20.72 आवर्स, नहीं मिनट्स, मिनट्स आएगा क्या आ जाएगा, मिनट्स में ना, मिनट्स। ट्वेंटी पॉइंट सेवन टू। हो गए? ट्वेंटी पॉइंट सेवन टू, नहीं एवरेज वाई। लॉग वाई कितना मिला? 1.316। आपका आया उतना लॉग वाई? हाँ ठीक है, वो चलेगा। अब मैं एंटी लॉग निकाल के 20.72 मिला क्या अशोक? आया ना, सबको सेम आ गया ना? ओके, चलो नेक्स्ट। आफ्टर प्रोसेसिंग हाउ मेनी यूनिट विल द कंप्लीशन टाइम लेस देन 50 मिनट पर यूनिट बी अचीव? यानी कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बताओ, वो क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ और क्या रिक्वायर्ड है? y इक्वल टू ए एक्स रेज टू बी। हाँ, और क्या फाइंड करना है? यूनिट्स, यानी कि x फाइंड करना है। ठीक है, अपने को y गिवन है, y 15 मिनट है। ठीक है, a अपने को पता है 46 है, x अपने को फाइंड करना है और b अपने को पता है -0.2345। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालना है, तो फॉर्मूलाज में रख दो। 15 इक्वल टू a 46 इंटू x फाइंड करना है रेस टू 0.2345। ठीक है, 46 को यहाँ पे लेके आओ तो काम इजी हो जाएगा। x रेस टू 0.2345, ये कितना आता है? 3261। अभी लॉग ले लो, तो लॉग 0.3261 इक्वल टू, ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा ना? बराबर, एक्स रेस टू ये था, तो लॉग लेने के बाद में मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। ठीक है, अभी इसका वैल्यू कितना आता है बताओ? 3261। हाँ माइनस है। अब ये इसका वैल्यू मिला, उसको यहाँ पे लेके जाएगा, ये इसको तो डिवीजन में चला जाएगा, इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है,
डिवाइड करो, माइनस से भी निकल जाएगा 0.075। अभी एंटी लॉग ले लो, तो x इक्वल टू एंटी लॉग 2.075। कितना आया? डबल 1 8 ना, 0.822, यानी कि therefore for 119 यूनिट, ठीक है, अप्रोक्स एवरेज टाइम will be 15 minutes। रुको, मुझे भी वैसे लग रहा है, रुको मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेशन उस पर मैं डायरेक्ट निकालता हूँ। क्या निकालना था? log 0.3261। ये log 0.3261.486 ये बराबर है, डिवाइड बाय 0.2345, 2.075 बराबर है और इसका एंटी लॉग का ऑप्शन ही नहीं है। 2.075 बराबर है, एंटी लॉग एक बार देख लो एंटी लॉग बराबर आया है कि नहीं, आंसर राइट है। और मैं इसका देख लेता हूँ, 46 इंटू 118.822 raised to minus 0.2345 बराबर 15 आ रहा है। 118 राइट आंसर है, 15 आ रहा है, यानी कि ये यूनिट लेके अगर अपन ये फाइंड करेंगे ना y, तो 15 एग्जैक्टली आ रहा है। बाद में स्लो स्लो होते रहेगा, क्योंकि एवरेज टोटल टाइम वो 118 यानी कि और 80 यूनिट और बनाना पड़ेगा अप्रोक्स। लेकिन 118 राइट आंसर है, वो कंफर्म है। में उसको 30% टाइम कम हुआ है। एक अप्रोक्सीमेट देखो ना, 30 आया। एक कैलसी पे ले लो, चलो एक 46 कैलसी पे लो, 85 का लर्निंग इफेक्ट है, ठीक है, तो दो पे इंटू 85%, वो अपने टेबल के साथ मैच हो रहा है, ठीक है, वो 2 का हुआ, इंटू 85%, ये 4 का हुआ, वो भी मैच हो रहा है। अभी आगे का टेबल अपने पास नहीं है, तो इंटू 85%,
ये 8 का हुआ इंटू 85%, ये 16 का हुआ इंटू 85%, 32 का हुआ इंटू 25%, 85%, ये 64 का हुआ इंटू 85%, ये 122 का हुआ 128 का, कितना आया? 14 आया, यानी कि आंसर बराबर है। 118 पे 15 आ रहा है, नियर बाय। ओके चलो, तो ये क्वेश्चन हो गया अपना। अभी लास्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। XYZ कंपनी डज नॉट हैव एनी कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, ये लिखना बाकी है, लिख लो। चलो अभी नेक्स्ट लास्ट सम, क्वेश्चन नंबर 7। XYZ company does not have any costing department. You need to help them in finding out the total cost for a contract of single order of 600 units for one of their products. The average unit variable cost data for initial batch of 200 unit are as follows. 200 यूनिट का दिया है और एक वर्ड दिया है जो तुम लोग को माइंड में क्लिक होना चाहिए। बैच 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 यानी 200 यूनिट इक्वल टू एक बैच होता है, तो 600 यूनिट के लिए 3 बैच डबल वाले सीरीज में नहीं आते, तो दोनों को बनाना है लॉग ही, लेकिन क्वांटिटी 600 के हिसाब से x इक्वल टू 600 पकड़ के नहीं करना है, x इक्वल टू 3 पकड़ के करना है। क्यों? क्योंकि बैच वाइज डेटा है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि एवरेज कॉस्ट ऑफ 200 यूनिट का एक बैच। तो नीचे क्या क्या दिया देखो, मटेरियल दिया है 15 मीटर स्क्वायर एट द रेट 80 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 200 यूनिट के लिए 15 मीटर स्क्वायर लगता है। और वैसे अपने 3 बैचेस है, तो 15 इंटू 3 45, ठीक है। और 1 मीटर स्क्वायर का 80 रुपीज है। कुछ समझ रहा है क्या? जैसे वो क्लोथ वगैरह का जैसे रहता है, वो स्क्वायर मीटर वगैरह में वो काउंट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये एक बैच को 15 स्क्वायर मीटर लगता है, एक स्क्वायर मीटर का 80 रुपया है, यानी कि 15 इंटू 80, ये एक बैच का हुआ। अपने 3 बैच लगने वाले, तो इंटू 3 बैच, तो वो मिलेगा टोटल 600 यूनिट का। डायरेक्ट लेबर दिया 8 आवर्स इन डिपार्टमेंट 1 75 पर आवर का रेट है, 100 आवर्स इन डिपार्टमेंट 2 100 रुपीज पर आवर का रेट है। अब ये जो 8 आवर्स लगा ना, ये 200 यूनिट के लिए लगा, तो तुम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि ये 200 डिवाइड बाई 8 मीन्स 8 डिवाइड बाई 200 करो तो तुम लोग को पहले यूनिट का कितना वो मिल जाए, वो फाइंड कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर यूनिट में लर्निंग इफेक्ट काम करता है, समझा। तो तुम लोग को पहले बैच का पता है, पहले बैच का एवरेज टाइम है 8 आवर्स, समझा। तो 3 बैच के हिसाब से x इक्वल टू 3 लेके अपने को एवरेज टाइम निकालना पड़ेगा, y निकालना पड़ेगा। हाँ, हाँ, और इस पे एक ट्विस्ट ये लोगों ने जानबूझ के ये रखा है, फर्स्ट टाइम में लिखा है कि एवरेज यूनिट वेरिएबल कॉस्ट फॉर इनिशियल बैच ऑफ 200 यूनिट। तो ये एक यूनिट का 8 आवर्स है, लेकिन ये एवरेज है, तो 200 यूनिट का 200 इंटू 8 160 आवर्स। अभी ना मुझे एक्सप्लेन करने को नहीं जम रहा है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि ये जो 8 है ना, उसको तुम लोग ए पकड़ोगे तो आंसर गलत होगा। हाँ, टोटल 200 यूनिट का 200 इंटू 8 160 घंटा हुआ, तो ये 160 घंटा पहले बैच का है, तो
तो अगर तुम लोग बोलोगे कि सर आप बोल रहे हैं कि पहले यूनिट का नहीं दिया, यहाँ पे तो दिया हुआ है पहले यूनिट का 8 घंटा, हर यूनिट के लिए सेम टाइम लग रहा है। अरे हर यूनिट के लिए सेम टाइम लगा तो लर्निंग इफेक्ट काम कैसे किया? लर्निंग इफेक्ट में हर यूनिट पे टाइम कम होते जाता है। तो अगर तुम 200 यूनिट के लिए हर यूनिट के लिए 8-8 घंटा ही पकड़ोगे, उसका मतलब कि लर्निंग इफेक्ट काम ही नहीं कर रहा है। वर्कर हर यूनिट के लिए 8 घंटा ही ले रहा है। लेकिन लर्निंग इफेक्ट क्या बोलता है कि हर यूनिट में टाइम कम लगना चाहिए, तो ही लर्निंग इफेक्ट है, वरना लर्निंग इफेक्ट है ही नहीं। पॉइंट समझा? तो तुम लोग ये 8 घंटे को पहले यूनिट का टाइम करके नहीं पकड़ सकते। 8 घंटे वो लोग ने एवरेज, मैथमेटिकली एवरेज निकाला, मीन बोलते हैं ना, वो है। तो अपने को टोटल 200 यूनिट का टाइम कितना, वो तो लगा फर्स्ट बैच का टाइम, वो ए पकड़ोगे और उसके हिसाब से 3 बैच का, यानी कि x इक्वल टू 3 पकड़ के ही दोनों का आंसर निकालना पड़ेगा। 600 यूनिट के हिसाब से आंसर निकाल ही नहीं पाओगे, x इक्वल टू 600 पकड़ा तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर x इक्वल टू 600 पकड़ा तो लोगों को फर्स्ट यूनिट का टाइम लगेगा, जो अपने पास है ही नहीं। 8 को पहले यूनिट का टाइम नहीं ले सकते। पॉइंट समझा? वेरिएबल ओवरहेड बोला है 25 ऑफ डायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट लेबर चेंज होगा तो वेरिएबल ओवरहेड भी चेंज होगा। Labor time in Department 1 and 2 are expected to follow 80 and 70% learning curve respectively. ठीक है, तो डिपार्टमेंट 1 के लिए 80 है और 2 के लिए 70 है, तो दोनों का वो y अलग अलग निकालना पड़ेगा 80 और 70 के हिसाब से। अब 80 का तो रनिंग इफेक्ट अपने पास है 0.322, 70 का अपने को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ट्विस्ट वाला सम दिया, इसको इंपोर्टेंट मार्क करके रखो। और मॉड्यूल का सम है तो एग्जाम आने का चांसेस है, अच्छा खासा चांसेस नहीं, अभी तक नहीं है। ये अभी 22 के मॉड्यूल में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। 16 में ये था ही नहीं ये सम मॉड्यूल में। जस्ट एक लाइन लिख दो, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, average cost per unit is given for first batch, is given for first batch of 200 units. We need to manufacture total 600 units. Therefore, total 3 batches will be required. Therefore, total 3 batches will be required. Therefore, x equal to 3 will be considered. अब लर्निंग इंडेक्स क्या है, वो डिपार्टमेंट 1 एंड 2 नाम दिया है ना। हाँ, डिपार्टमेंट 1 at 80% equal to log 0.8 डिवाइड बाय log 2। ये फाइंड नहीं करेंगे, 0.322 अपने को पता है। ठीक है, फॉर डिपार्टमेंट 2 at 70% equal to log 0.7 डिवाइड बाय log 2। log 2 का तो वैल्यू अपने को पता है, कितना था? सॉरी 1548।
बराबर। चलो अभी फाइंड करते हैं। पहला एवरेज टाइम, एवरेज टोटल टाइम फॉर 3 बैचेस, डिपार्टमेंट 1, y इक्वल टू ए एक्स रेस टू बी। पहले बैच को ये भी एक यहाँ पे लिख के रखते हो, टाइम फॉर फर्स्ट बैच ऑफ 200 यूनिट्स ए, डिपार्टमेंट 1, उसको कितना टाइम लगा, 8 hours into 200 units, डिपार्टमेंट 2 100, बाप रे, इंटू उसका रेट कितना लेबर का, 100 रुपीज पर आवर, 100 आवर्स लगा, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है। 10 आवर्स रहेगा, 100 आवर्स। अब जो दिया है वो लेके बढ़ते आगे, इंटू, बाप रे बहुत बड़ा आएगा ना, हाँ यार, 1 0 हटा दे क्या, 100 hours in department 2, 800 rupees per hour। बहुत ज्यादा दिया है 100 hours। जाने दो, ऐसा भी एक प्रैक्टिस की जरूरत थी तो कर लेते हैं। चलो तो अभी पहला a इक्वल टू 1600 इंटू एक्स, 3 बैचेस है, रेज टू, हाँ 1 यूनिट का है तो 200 यूनिट का 1600, वो बन जाएगा पहले बैच का नंबर ऑफ आवर्स, रेज टू 0.322, टेक log y इक्वल टू log 1600 प्लस log 3 raised to 0.322, तो log 1600 माइनस, ये आपके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, इंटू log 3। चलो बताओ log 1600 कितना, 0.322 इंटू log 3, मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस करो, फाइनल आंसर निकालो। ये मल्टीप्लीकेशन, नहीं, ये तुम लोग को log y का मिला, टेक एंटी लॉग, तो y इक्वल टू एंटी लॉग 3.0507। ठीक है, ये तुम लोग का एवरेज टाइम फॉर 3 बैचेस इक्वल टू 1123.17, therefore total time for 3 batches equal to 1123.17 into 3। समझा? सेम लाइन पे डिपार्टमेंट 2 का अपन फाइंड करेंगे, डिपार्टमेंट 2
y इक्वल टू, अब इसका a बन जाएगा 20,000 इंटू 3 बैचेस रेस टू 0.5146 बराबर, ये वाला 70% वाला लर्निंग रेट 70 और टेक लॉग, तो log y इक्वल टू log 20,000 प्लस log 3 रेस टू 0.5146, तो log 20,000 माइनस 0.5146 इंटू log 3। log 3 तो अपने पास है 0.4771, 20,000 का log बताओ। 3016, ठीक है, कितना आ रहा है बताओ। फाइनल आंसर 4.056। टेक एंटी लॉग, y इक्वल टू एंटी लॉग 4.056। Therefore, total time for 3 batches 11,363.37 into 3. Okay. 091। चलो यहाँ तक लिखो, बाद में रफ करके आगे बढ़ते हैं। और जो प्रीवियस सबने किया था ना, सेम वे, अपने को मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ये सब में फिक्स ओवरहेड दिया नहीं। तो जैसे पहले के समय में फिक्स ओवरहेड का भी रेट निकाला था, वैसे यहाँ पे रेट वगैरह कुछ एप्लीकेबल है नहीं, सिर्फ मटेरियल लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड तीन को ऐड करेंगे, अपने को आंसर मिल जाए। चलो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल दोनों का पर यूनिट का दिया है 15 स्क्वायर मीटर इंटू 80 रुपीज। 15 इंटू 80 120, नहीं कितना होगा 1200, ठीक है। ये एक यूनिट का, ये एवरेज पर यूनिट है, ठीक है, इंटू 600 यूनिट, तो वो 100 बराबर था। ये मटेरियल इतना कॉस्टली जा रहा है, एक यूनिट का 1200, तो 600 यूनिट का कितना बड़ा अमाउंट आएगा, तो लेबर वही सबसे बराबर है। अच्छा हुआ 10 कन्वर्ट नहीं किया। बताओ कितना आएगा। 7,20,000 डायरेक्ट लेबर। अब इस पर 2 आएगा, डिपार्टमेंट वन का टोटल टाइम 3370। ये 3370 ये तुम लोग का 600 यूनिट का ही है, 3 बैचेस यानी कि 600 यूनिट का ही है, तो इंटू और कुछ नहीं करना है, ठीक है, इंटू ₹75, 250 to 750। डिपार्टमेंट 2 उसका 34,091 आवर्स इंटू 100 प्लस 250 to 750। नहीं वो 10 ही बराबर था ना, ये 7,20,000 आते हैं, 3,40,000 आते हैं।
हाँ कुछ जगह पे एक्चुअली रहता है, लेकिन रहता है कुछ जगह पे ऐसा होता है। और जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग ये टाकी का काम करवाए तो मटेरियल 400-500 का रहेगा, लेकिन वो लेबर लेगा 2000। तो कुछ जगह पे है लेबर कॉस्टली है। ओके, वेरिएबल ओवरहेड कितना बोला है? 25% ऑफ लेबर बोला है। तो ये हो जाएगा 25% ऑफ 36,61,850। 463 टोटल कॉस्ट। ये भी लेना उसमें 720। ठीक है, अपने को कंसेप्ट सीखने से मतलब है, नंबर चाहे जो भी हो, वो मिसमैच है लेकिन जाने दो। तो ये चैप्टर अपना लर्निंग कर्व का खत्म। लेकिन मस्त चैप्टर है और इसका प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। आज के डेट में जो कंपनीज कॉस्ट को ज्यादा फोकस नहीं करती है, वो लोग के लिए बहुत बड़ा इश्यू है। अगर लेबर का लर्निंग रेट बराबर से एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं किया तो दोनों का कॉस्ट शीट ही गलत है, तो दोनों का प्राइसिंग गलत है, तो तुम लोग जो कस्टमर को प्राइस चार्ज कर रहे हो या तो बहुत ज्यादा है, जनरली ज्यादा ही रहेगा, लर्निंग में लेबर कम होता है, तो उससे तुम्हारा मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस बहुत बुरी तरह अफेक्ट होता है कि बाकी कॉम्पिटिटर कम भाव में बेचते हैं, अपन ज्यादा भाव में बेचते हैं। तो इसके लिए ये एक वन ऑफ द मेजर इश्यू है जो कंपनीज फोकस करेगी। तो इसके लिए एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, इग्नोर मत करना है चैप्टर को।